नमस्कार, मैं अजय कुमार। यह बात याद कर लीजिए कि भारत में मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है। अगर कोई कह रहा है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, तो इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रहा है। उससे पलट कर कहिए कि समय निकाल करके एक बार भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 पढ़ ले। अगर समय ना हो तो एक बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख ले। मगर हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुस्लिम आरक्षण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही झूठ बोल रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार और लगातार झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री संविधान के सच को ना स्वीकार करे, जानबूझकर झूठ फैलाए, तो यह एक मजबूत संकेत है कि देश की बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया प्रधानमंत्री ही बन गया है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि क्यों यह बात बिल्कुल झूठी है कि मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाता है। अगर यह बात झूठी है तो आखिरकार मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा हुआ सच क्या है। भारत के संविधान के विद्वान कहते हैं कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, मतलब समानता का अधिकार है। इस समानता के अधिकार में भारत का संविधान फॉर्मल इक्वालिटी की बात नहीं करता है, बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। मतलब भारत का संविधान समानता स्थापित करने के लिए सबके लिए एक तरह के नियम कानून की बात नहीं करता, बल्कि जिसकी जैसी पृष्ठभूमि है, जिसका जैसा बैकग्राउंड है, जो जिस जगह पर खड़ा है, उस आधार पर अलग अलग नियम कानून बनाने की बात करता है। मतलब जो जन्म लेते ही रेस में आगे है, उस पर जो नियम कानून लागू होगा, वही नियम कानून जो जन्म से ही रेस में पीछे है, उस पर लागू नहीं होगा। यहीं से सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट निकलता है। इसी सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के आधार पर ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, हिस्टोरिकल, सोशल और एजुकेशनल दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का नियम निकलता है। मतलब भारत के संविधान में किसी धर्म, किसी जाति यानी हिंदू और मुस्लिम के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं निकलती है, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था निकलती है। यह बात किसी तथ्य के तौर पर याद कर लेना चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो लोगों के अबोध का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति करते हैं, वह लोगों को बर्बाद करने का काम करते रहेंगे। आर्टिकल 15 और 16 का निचोड़ बताता है कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए की गई है। मगर आर्टिकल 15 और 16 में मौजूद सभी उप प्रावधानों को निचोड़ कर पढ़ा जाए तो बात यह निकलती है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म, नस्ल, जाति, वंश, निवास स्थान, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। मगर राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान, कोई भी प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्टिकल 15 और 16 में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन का इस्तेमाल शब्द किया गया है और इसी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि सभी मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाता है, केवल मुसलमानों के भीतर उन्हीं जातियों को आरक्षण दिया जाता है जो पिछड़े वर्ग के भीतर आने की शर्तों को पूरा करती हैं। इसी के आधार पर केंद्र और कई राज्य की शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों के कुछ खास समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास में शामिल किया गया है। संविधान सभा में सवाल पूछा गया कि क्या बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन में सभी धर्म के लोग शामिल होंगे, तो संविधान सभा में अंबेडकर ने जवाब दिया कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन में सभी धर्म के लोग शामिल होंगे। यह धर्म आधारित नहीं होगा। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है।
सेकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा यहां पर काम करेगा। यह वर्गीकरण पिछड़े वर्ग का है, ना कि किसी धर्म या जाति के आधार पर बने पिछड़े वर्ग का। जहां तक बात है मुस्लिम धर्म में पिछड़ेपन का, तो साल 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पूरा मुस्लिम समुदाय का पिछड़ापन अनुसूचित जाति और जनजाति के बराबर है और ओबीसी के भीतर जिन मुस्लिम समुदायों को रखा गया है उनका पिछड़ापन ओबीसी के भीतर रखे गए हिंदू समुदायों से भी बहुत ज्यादा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी गैर हिंदू समुदाय में जैसे कि मुसलमानों में आरक्षण के संबंध में विस्तार से लिखा गया है और बहुत जरूरी बातें लिखी गई हैं। इस मुद्दे पर थोड़ा राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा को सुनिए, कितने खूबसूरत अंदाज में वह मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर हिंदू समुदाय को मिलने वाले आरक्षण के बारे में क्या बता रहे हैं। आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं है। यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3743 जातियां पिछड़ी जाति मानी गई। किस आधार पर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के हिसाब से सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पेज नंबर 49। गैर हिंदू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए एक विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों में भी है। इस तथ्य के दो मुख्य कारण हैं। पहला, जाति प्रथा जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और सामाजिक चेतना को कुंद करती है। अब आइए मैं बता रहा हूं आपको कुछ जातियां जो गैर हिंदू जातियां हैं। ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परंपरागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिरूप हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं। कौन कौन है? उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुजर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई। ये क्या है? किसी ने पढ़ा है? यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। इससे पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर व्यवस्था की। कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना जानकारी के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वक्त नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहिए तो किताब भिजवाऊं। अगर आपके पास नहीं है, इस किताब को पढ़िए और इस तरह की बकवास, ओछी टिप्पणियां आप बंद करिए। भारत में मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण केरल में दिया गया। इसके अलावा कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी राज्यों में सभी मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। मुसलमानों में केवल उन्हीं जातियों को जो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की तरफ से पिछड़ा वर्ग में शामिल होती हैं, जिन्हें स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन पिछड़े वर्ग में शामिल करता है, केवल उन्हें मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जाता है। मतलब राज्य तो यह कार्रवाई करेगा कि यह पता लगाए कि कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में है, और इसीलिए स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई है। वहां से जब संस्तुति मिलेगी उसके बाद ही उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है। अब आंध्र प्रदेश की सरकार ने जब वहां के सभी मुसलमानों को आरक्षण दे दिया तो कोर्ट ने इस आधार पर मुस्लिम आरक्षण को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार ने राज्य की पिछड़ा वर्ग आयोग से नहीं पूछा कि मुस्लिम समाज के किन जातियों को पिछड़े वर्ग में रखा जाए और किनको छोड़ दिया जाए। मतलब यह पता ही नहीं लगाया गया कि पिछड़ापन किसके भीतर ज्यादा है कि उसे शामिल किया जाए। इसलिए वह मामला कोर्ट में चला गया और अभी उस पर सुनवाई होना बाकी है। सीएसडीएस के प्रोफेसर हिलाल अहमद द प्रिंट के अपने लेख में लिखते हैं कि भारत का अफर्मेटिव एक्शन का प्रोजेक्ट हमेशा से सेकुलर रहा है। मतलब सामाजिक न्याय के लिए अगर कोई भी नियम कानून बनेगा तो वह धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्म के आधार पर नहीं बनेगा। यह भारत के संविधान का ढांचा कहता है। अंबेडकर और नेहरू नौकरी और विधायिका में धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए सेकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के भीतर शेड्यूल्ड कास्ट
और शेड्यूल्ड ट्राइब की अवधारणा पेश की गई। दलित जैसी अवधारणा नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की अवधारणा पेश की गई। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में केवल हिंदू धर्म में सबसे निचले पायदान पर मौजूद जातियां ही शामिल नहीं हो सकती हैं, बल्कि वह सभी समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल हो सकते हैं जो चाहे किसी भी धर्म के हों, मगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जरूरी पिछड़ेपन की शर्त को पूरा करते हों। अब यही बात अन्य पिछड़ा वर्ग पर भी लागू होती है। अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर के दिक्कत तब पैदा हुई जब साल 1950 के राष्ट्रपति के आदेश में गजब की व्याख्या हुई। व्याख्या यह हुई कि कोई भी समुदाय जो हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के भीतर नहीं आता है, उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा नहीं मिलेगा। अब इसका निष्कर्ष यह बना कि मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा नहीं मिलेगा, भले ही पिछड़ेपन में वह उन्हीं जातियों के मतलब हिंदू जातियों को जिन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा मिलता है उनसे बहुत बदतर स्थिति में भी क्यों ना हो, मगर उन्हें यह दर्जा नहीं मिलेगा। इस आदेश में कई बार संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि पंडित नेहरू की सरकार में यह आदेश धर्म को आधार बनाकर जारी किया गया था, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में तभी चला गया, मगर अब तक लटका हुआ है और इस पर अब तक फैसला नहीं आया है। जानकार कहते हैं कि पंडित नेहरू की सरकार की यह बहुत बड़ी गलती थी। इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का आधार बना करके बार बार यह तर्क दिया जाता है कि जाति प्रथा केवल हिंदू धर्म के भीतर है, दूसरे धर्म के भीतर नहीं है। जबकि एक बात जो तथ्य के तौर पर हर व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए और समझने लायक है, वह यह है कि भारत में केवल हिंदू धर्म के भीतर ही जाति प्रथा नहीं है, बल्कि हर धर्म के भीतर जाति प्रथा है। इस्लाम में जाति प्रथा पर समाज और संस्कृति विश्लेषक प्रोफेसर चंदन श्रीवास्तव कहते हैं कि इस्लाम जहां से चला वह ठीक वैसा ही दूसरी जगहों पर नहीं अपनाया गया। यह केवल इस्लाम के साथ नहीं है, बल्कि हर नए विचार के साथ होता है। हर नया विचार समाज और स्थानीयता को पूरी तरह से खारिज करके नया नहीं बनता, बल्कि अधिकतर हिस्से पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के ही होते हैं। इसीलिए अरब से चला इस्लाम ईरान में पहुंचते समय ईरान की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता है, और भारत में आते समय भारत की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज कर नया नहीं बन सकता है। हर समाज कोरे स्लेट की तरह नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि नया धर्म आने से पहले से मौजूद रिवाज, ढांचा, परंपरा, मान्यता पूरी तरह से खत्म हो जाए और स्लेट पर कुछ नया लिख दिया जाए। भारत पहले से जाति व्यवस्था में रचा हुआ समाज था, इसलिए समानता की बात करने वाला इस्लाम जब भारत में पहुंचा तो वह पूरी तरह से ऐसा ढांचा नहीं बन पाया कि पहले से मौजूद भेदभाव खत्म हो जाए। असल में समाज के भीतर जो भी नया होता है उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वह पुराने को पूरी तरह से खत्म कर दे। पुराना पूरी तरह से खत्म तभी माना जाता है जब वह लोगों की आदतों से पूरी तरह से निकल जाए और जो नया है वह दिमाग की बजाय आदत और बर्ताव का हिस्सा बन जाए। जैसे मौजूदा समय में संविधान से संचालित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले से मौजूद जाति व्यवस्था गहरे तौर पर ढेर सारे लोगों के जीवन की आदत का हिस्सा है। लाख मजबूत तर्क होने के बावजूद भी शादियां अब भी जाति के अंदर ही होती हैं। साल 1931 में जब पहली बार कास्ट सेंसस हुआ तो अंग्रेज अधिकारी जे हंटर ने कहा था कि भारत में जाति प्रथा केवल हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि हर धर्म में है, इस्लाम में है, ईसाई में है, भारत की हवाओं में जाति प्रथा है। ज्यादातर जानकार तो कहते हैं कि इस हिंदू धर्म की निचली जातियों ने भारत में इस्लाम आने के बाद मुस्लिम धर्म में ज्यादातर धर्मांतर किया था। केरल की सरकार ने जब देश में पहली बार मुसलमानों को आरक्षण दिया तो माना कि मुसलमानों के भीतर छुआछूत की प्रथा है। मौजूदा वक्त में मुसलमानों की तरफ से आरक्षण की जो डिमांड की जा रही है वह डिमांड धार्मिक आधार पर आरक्षण की नहीं है। कोई भी गंभीर मुस्लिम नागरिक संगठन धार्मिक आधार पर आरक्षण की मांग नहीं कर रहा है। ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महज की मांग को देख लीजिए। इनका हमेशा से कहना है कि अनुसूचित जाति की कैटेगरी के भीतर रिजर्वेशन की कोटा को बढ़ाया जाए, मतलब एससी कैटेगरी के भीतर रिजर्वेशन की कोटा को बढ़ाया जाए, उसमें मुस्लिम दलित और क्रिश्चियन दलित को भी शामिल किया जाए। यानी उनकी मांग वैसी नहीं है जैसी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो एससी कैटेगरी मुसलमानों को आरक्षण देकर हिंदू जातियों को मिलने वाले आरक्षण को कम कर देगी। यह पूरी तरह से निराधार और झूठी बात है। जब भी मुस्लिम दलित और क्रिश्चियन दलित को एससी कैटेगरी के लिस्ट में
शामिल किया जाएगा तो हवा में तो उन्हें शामिल किया नहीं जाएगा। पहले जाति जनगणना होगी, उनकी आबादी की सामाजिक और आर्थिक शिक्षण की स्थिति का पता चलेगा। उसी हिसाब से एससी कैटेगरी की लिस्ट को बढ़ा करके उसमें मुस्लिम आरक्षण दिया जाएगा। तो यह सारी बातें जो भी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ झूठे तर्क दिए जा रहे हैं, झूठी बातें की जा रही हैं, उन सबका जवाब है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।